मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियां। विभिन्न विषयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन विषयों में किसी समस्या या घटना का जो अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। ये विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में लगभग अध्ययन पद्धतियां एक समान होती हैं, लेकिन जो जीव विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है, उनमें अध्ययन की पद्धतियां दूसरे रूप में होती है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करती हैं, ये मनुष्य के इर्द गिर्द स्थापित रहती हैं, इसलिए इनका अध्ययन एक जटिल होता है, दुरूह होता है। क्योंकि मनुष्य के व्यवहार को समझ पाना और उसके बारे में सटीक विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। आप सब पर भरोसा कर सकते हैं कि केवल मनुष्य का विश्वास करना बहुत कठिन होता है। तो देखें लोक प्रशासन के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों को 4 भाग में बांटा जाता है। एक परंपरागत पद्धति, दूसरी व्यवहारवादी पद्धति, तीसरी व्यवस्था पद्धति और चौथा आधुनिक दृष्टिकोण। इन चारों पद्धतियों के अंतर्गत अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं और विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन इन विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से किया जाता है। सबसे पहले देखें परंपरागत अध्ययन पद्धति। इस परंपरागत अध्ययन पद्धति का संबंध लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के समय का है कि उस समय सभी विषयों में, कम से कम सामाजिक विज्ञान के विषयों में परंपरागत ढंग से अध्ययन किया जाता था। परंपरागत अध्ययन पद्धति, आधुनिक अध्ययन पद्धति, इन दोनों में मूलभूत अंतर किस चीज का है? इसमें मूलभूत अंतर यह है कि परंपरागत व्यवस्था, परंपरागत पद्धति आदर्शात्मक थी। आदर्शात्मकता का मतलब क्या होना चाहिए, ये संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते थे, प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते थे, संगठनों का अध्ययन करते थे। संगठन का अध्ययन करना और उसके प्रक्रिया का अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। जैसे प्रधानमंत्री के पद का अध्ययन आप करना चाहते हैं, तो यदि आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री के दायित्व, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, इन सभी चीजों का उल्लेख है। यह तो हो गया संगठनात्मक अध्ययन करना। लेकिन जब हम व्यावहारिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो जहां पर शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग अलग अलग प्रधानमंत्री अपने अपने ढंग से करते हैं। परिणाम स्वरूप हमें एक नया परिणाम प्राप्त होता है। जैसे 2004 से लेकर के 2014 तक भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2014 से अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। दोनों के कार्यों का अध्ययन करिए और फिर देखिएगा कि उन्होंने किस समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रकार के उपाय बताए, किस प्रकार से उन्होंने नीतियों का निर्माण किया। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और भी दूसरे कई प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यों का व्यावहारिक अध्ययन जब तक नहीं होगा, तब तक हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन परंपरागत अध्ययन पद्धति केवल आदर्शों पर बल देता था। आदर्श पर, ऐसा होना चाहिए, क्या हो रहा है उस पर इसकी नजर कम रहती थी, कैसा होना चाहिए इस पर ज्यादा उसका ध्यान रहता था। फिर परंपरागत अध्ययन पद्धति में कुछ पूर्वाग्रह भी होते थे। मतलब पूर्वाग्रह का मतलब पहले से एक धारणा बना लेना कि अमुक चीज गलत है, अमुक चीज सही है, या अमुक चीज सही नहीं है, और उसके आधार पर उस चीज का मूल्यांकन करना। तो अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार की कमियां परंपरागत अध्ययन पद्धति में थी, लेकिन उसका अभी भी किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग होता है, इसलिए उसका भी अध्ययन हम करेंगे।
तो परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले ऐतिहासिक, इतिहास सभी विषयों का मार्गदर्शक है। इतिहास में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें उल्लिखित होती हैं। पूरा इतिहास, मनुष्य जीवन का पूरा इतिहास सफलताओं और असफलताओं का इतिहास है। इसमें युद्ध भी मिलेंगे, संस्कृति भी मिलेगी, सभी प्रकार की अच्छी से अच्छी चीजें मिलेंगी, तो बुरी से बुरी चीजें भी यहां पर इतिहास में देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी हैं, इन सभी को इतिहास संजो करके रखता है। तो इतिहास हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किसी समय में किसी प्रशासक ने कौन सा काम किया और उस काम का परिणाम क्या निकला। उस प्रशासक ने नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, कौन से आदेश निर्देश जारी किए, कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन घटनाओं का उस समाधान किस प्रकार से किया गया। ये तमाम चीजों की जानकारी हमको इतिहास के अध्ययन से मिलती है। तो इतिहास का अध्ययन करके उसके बारे में एक निष्कर्ष निकालना और आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को आवश्यक निर्देश देना, ये ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित होता है। दूसरा है विधिक पद्धति, कानूनी पद्धति। दुनिया में दो प्रकार के कानून हम लोक प्रशासन की दृष्टि से देख सकते हैं। एक है संवैधानिक कानून, दूसरा है प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून का मतलब संविधान की पुस्तक में जो उल्लिखित है उसके अनुरूप व्यवहार करना संवैधानिक कानून है। और प्रशासनिक कानून वे हैं जो केवल प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होते हैं। संविधान कहता है सभी मनुष्य बराबर हैं, लेकिन प्रशासनिक कानून कहता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे आम आदमी के समान व्यवहृत नहीं किए जा सकते। जैसे मान लीजिए मैं कोई काम नहीं करता, यदि मैं किसी से कोई पैसा लेता हूं या भ्रष्टाचार करता हूं तो भ्रष्टाचार का मामला कम बनता है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करता है तो वह अपने पद और गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। यदि एक प्रशासनिक अधिकारी पद पर रहते हुए कोई गलत निर्णय लेता है, उस गलत निर्णय का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको सजा अधिक मिलनी चाहिए। यह संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून है। इंग्लैंड में सबके साथ समान व्यवहार होता है, इसलिए वहां पर संवैधानिक कानून अधिक प्रबल हैं। लेकिन फ्रांस में दो प्रकार के कानून हैं, संवैधानिक कानून है, प्रशासनिक कानून है। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू किया जाता है और संवैधानिक कानून साधारण आम जनता पर, नागरिकों पर लागू किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कानूनी दृष्टिकोण से किसी घटना का, किसी समस्या का अध्ययन किया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपने प्रशासनिक दायित्वों को संपन्न करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए। ये तीसरा है विषय वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण का मतलब है कि जितने भी प्रशासनिक संगठन होते हैं, प्रशासन को कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे 2-3 उदाहरण ले लीजिए, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा विभाग जिस ढंग से काम करता है वह प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं किया जा सकता, अथवा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रक्रिया के अनुसार काम होता है उस प्रक्रिया को पुलिस विभाग में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका ढंग अलग अलग होता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको अध्यापन करते हैं, उनका मन मस्तिष्क को तैयार करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुशासन बहुत आवश्यक होता है, ये शिक्षा विभाग हुआ। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर मरीजों का स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होगा। पुलिस वालों का साबका हमेशा चोर, बदमाश, डाकू, लुटेरे, भ्रष्टाचारी इनके साथ होता है,
तो पुलिस विभाग की प्रक्रिया अलग होगी। तो जिस विभाग का अध्ययन करना आप चाहते हैं उस विभाग की गहराई में जाकर के आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के उस विषय वस्तु का आप अध्ययन कर पाएंगे। तो विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न विभागों का विषयवार अध्ययन किया जाता है। चौथा है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जैसे विज्ञान में होता है प्रयोग, उसका पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण के आधार पर निश्चित निष्कर्ष की प्राप्ति, उसकी पुनरावृत्ति, मतलब उसको दोहराइए, उसका परीक्षण कीजिए, परीक्षण करने के बाद भी यदि समान निष्कर्ष मिला तो आप उसके बारे में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। लेकिन लोक प्रशासन शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह मानव जीवन का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार से यह संबंधित है। तो शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में यह सबसे बड़ा अंतर है। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ठीक है उसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन फिर भी यह सामाजिक विज्ञान होने के कारण अनेक प्रकार के किंतु परंतु इसमें लगे होते हैं। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। लेकिन इस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि विज्ञान मूलतः यंत्रों का अध्ययन, यंत्रों के माध्यम से अध्ययन करता है, जबकि मनुष्य का अध्ययन यंत्रों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। मान लीजिए शासन ने कोई बहुत बढ़िया निर्णय लिया, इस निर्णय से किसी एक व्यक्ति को या आम जनता को जो खुशी हुई, उस खुशी को आप माप सकते हैं क्या? मान लीजिए एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया, तो उसको जितना दुख होगा उसको मापा जा सकता है क्या? भारत का विभाजन हुआ, हमारे देश के नेताओं को कितना दुख हुआ उसको मापा जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन कहां पर कितना टेम्परेचर है, कहां पर कितनी बारिश हुई, कितना किलो, कितना किलोमीटर, कितना मीटर, इन सबको मापा जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो चौथा है राजनीतिक पद्धति। राजनीतिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को आदेश निर्देश जारी करती है। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी उसके अनुरूप काम करने के लिए बाध्य होती है। प्रशासनिक व्यवस्था का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह कानून, नियम और संविधान से बंधा होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाएं, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक प्रबंध, तमाम चीजें राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। तो उसके आधार पर उसका अध्ययन करना। फिर है जीवन वृत्तात्मक पद्धति। जीवन वृत्तात्मक पद्धति के अंतर्गत कई प्रशासनिक अधिकारी रिटायरमेंट के बाद या पद पर रहते हुए अपने पूर्व अनुभवों को लेखबद्ध करते हैं, पुस्तक लिखते हैं। उनको अनेक प्रकार की घटनाओं से साबका होता है, अपने संस्मरण लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक या उच्च कार्यालय तक या अपने विभाग तक पहुंचाते हैं। ये सभी रिपोर्ट, ये सभी अभिलेख स्थायी रूप से रखे जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी नीतियों का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। ये जीवन वृत्तात्मक पद्धति है। पुस्तक लिखना और उन पुस्तकों से आने वाले प्रशासनिक अधिकारी प्रेरणा ग्रहण करना, ये जीवन वृत्तात्मक पद्धति है। ये ट्रेडिशनल या परंपरागत अध्ययन पद्धति मानी जाती है। अब दूसरे पर देखिए, दूसरे नंबर पर है व्यवहारवादी पद्धति। राजनीति विज्ञान में आपने व्यवहारवाद का नाम सुना होगा। व्यवहारवाद क्या है? ज्यादा लंबा चौड़ा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारवाद, व्यवहार मूल शब्द है व्यवहार। कैसा व्यवहार? मनुष्य जिन परिस्थितियों में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है,
उसी प्रकार से उसका मन बनता है, उसी के अनुरूप उसके विचार बनते हैं, उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, सीधी सी बात, कोई लंबा चौड़ा इधर उधर नहीं, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना। अब देखिए यह व्यवहार में अंतर कहां होता है। 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना, भारत बना। भारत में जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रजातंत्र गहरी जड़ जमाना शुरू किया और आज की तारीख में हम प्रजातंत्र को समाप्त होने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। दूसरा, पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना तब से वहां पर प्रजातंत्र केवल जीवन यापन कर रहा है, जड़ नहीं जमा सका। ठीक है, प्रजातंत्र को पूरी तरह उखाड़ भी फेंकने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली प्रजातंत्र वहां पर किसी न किसी रूप में स्थापित हुआ, तो प्रजातंत्र पाकिस्तान में सफल नहीं हो पाया। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्यों? मूल चीज है व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, शासन व्यवस्था उसी के अनुरूप होगी। तो मनुष्य के इस व्यवहार का अध्ययन करना कि क्या कारण है कि भारत में प्रजातंत्र लगातार सफल हो रहा है, पाकिस्तान में प्रजातंत्र सफल नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना, यही व्यवहारवाद है। मूल चीज यह है। बाकी उसमें अनेक प्रकार के किंतु परंतु लगाए जाते हैं, लेकिन मूल चीज यह है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। तो इस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत पहला है, इसके समर्थक साइमन, वीनर, हेडी, स्टोक्स आदि विचारक हैं इसके समर्थक, जबकि परंपरागत पद्धति के टेलर, विल्सन आदि इसके समर्थक हैं। तो इसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक पद्धति, मनोविज्ञान का अध्ययन करना, मनुष्य की मनोविज्ञान का अध्ययन करना। जब तक आप मनुष्य के मन को नहीं जान पाएंगे तब तक आप किसी समस्या का समुचित समाधान नहीं कर पाएंगे। मनुष्य के मन का अध्ययन करना। जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ 1919 में, तो इसके पहले वो भारत आ चुके थे दक्षिण अफ्रीका से। उन्होंने पूरे भारत के मनोविज्ञान का अध्ययन किया, कई स्थानों की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जनता स्वतंत्रता चाहती है, तो स्वतंत्रता यदि चाहिए लड़िए। जनता ने कहा लड़ नहीं सकते। अच्छा, लड़ नहीं सकते क्योंकि हथियार नहीं है। तो क्या करें? स्वतंत्रता चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मौन रूप से बैठ करके आप विरोध कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो। सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्ति के मन का अध्ययन करना। इसी प्रकार से हिटलर को देखिए, 1932 में वह उभर करके सामने आया। उस समय जर्मनी में बहुत ज्यादा अव्यवस्था थी, बहुत ज्यादा हैंड टू माउथ हो गया था, लोग भूखे मर रहे थे, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, किसी चीज की व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और सबके मन में वर्साय की संधि के जो अपमान था वो बिल्कुल उबाल मार रहा था। हिटलर छात्रों के पास गया, उसमें कहा समर्थन दोगे? बिल्कुल समर्थन देंगे, मैं तुमको ये दूंगा। उद्योगपतियों के पास गया, समर्थन दोगे? बिल्कुल देंगे, ऐसा कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। मजदूरों के पास गया, मैं तुम्हारे लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, समर्थन दोगे? देंगे। समाज के सभी वर्गों का वह समर्थन प्राप्त करके आखिरकार वह तानाशाह बन गया, और वह जब तक तानाशाह के रूप में रहा तब तक जर्मन जनता की भावनाओं का उसको पूरा समर्थन था। इसलिए हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर पाया। तो मनोविज्ञान का अध्ययन करना, व्यक्ति के मन को पहचानना, उसके आधार पर
नीतियां बनाना, काम करना, प्रक्रिया को अपनाना, ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। दूसरा है केस पद्धति। केस पद्धति का मतलब क्या होता है देखिएगा। मान लीजिए कहीं पर कोई मर्डर हुआ, तो उस मर्डर की जांच करके उसके बारे में रिपोर्ट बना करके कोर्ट में पेश किया जाता है। ये जो अध्ययन हुआ कि घटना क्यों घटी, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका परिणाम क्या निकला, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इन सभी चीजों के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस विभाग पूरी इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट बना करके और किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए पूरा केस बना करके उसको कोर्ट में पेश करता है। इसको केस स्टडी कहते हैं। इसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी जहां कहीं भी कोई घटना घटती है, मान लीजिए जन असंतोष किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया, जन असंतोष इस प्रकार से बढ़ा कि लोग तोड़ फोड़ पर उतार हो गए, आगजनी हो गई, गोली चालन हो गया, तो उस घटना का अध्ययन करना कि यह घटना क्यों घटी, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, उस घटना का परिणाम क्या निकला, प्रशासन ने कौन कौन से उपाय किए, क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था, इसका परिणाम क्या निकला, जनता क्यों उत्तेजित हो गई, भीड़ क्यों उत्तेजित हो गई, इन तमाम चीजों का अध्ययन करना केस स्टडी माना जाता है। तो उस केस स्टडी के आधार पर जो प्रशासनिक अधिकारी आने वाले समय में उस पद पर जाते हैं, वो सब इन चीजों से प्रेरणा लेते हैं कि कहां पर भूल चूक हुई थी, अब भूल चूक नहीं करना है। फिर तीसरा है सांख्यिकी पद्धति। सांख्यिकी पद्धति का मतलब होता है आंकड़ों के आधार पर किसी घटना का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। आंकड़ों का अध्ययन जैसे आजकल इस देश में होता है। एक प्रोफेसर बता रहे थे कि दुनिया में 2 प्रकार के झूठ होते हैं, एक सफेद झूठ, दूसरा काला झूठ। उन्होंने कहा एक तीसरा झूठ भी होता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी झूठ है, सरासर झूठ है। कैसे? केवल आंकड़ों के आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे शिक्षा, पूरे प्रदेश भर में या पूरे देश भर में इतने छात्र छात्रा प्राइमरी स्कूल में, इतने मिडिल स्कूल में, इतने हाई स्कूल में, इतने कॉलेज में पढ़ते हैं और इतने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, इतने परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, इतने अनुत्तीर्ण होते हैं, इतने ड्रॉप आउट होते हैं। और उसके आधार पर वो कैसे पढ़ाई होती इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल मात्रा पर। इतने विद्यार्थी, भाई हाँ अमुक जगह अमुक जगह की जनसंख्या इतनी है और यहां पर इतने बच्चे हैं, इन बच्चों में 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब साक्षरता 99% है। ये सांख्यिकी के आधार पर। लेकिन सांख्यिकीय पद्धति पूरी तरह से लोक प्रशासन में कारगर नहीं हो सकती। लोक प्रशासन यह देखता है या सामाजिक विज्ञान यह देखते हैं कि कितने गुणात्मक पढ़ाई हो रही है, कितने विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो रहे हैं, लेकिन उनको कितना अंक मिल रहा है, परीक्षा की पद्धति कैसी है, परीक्षा में क्या विद्यार्थी के समस्त गुणों का, पूरी योग्यता का समुचित परीक्षण होता है, या कोई पद्धति व्यक्तियों के संपूर्ण योग्यता को परीक्षित कर सकती है। तो गुणात्मक अध्ययन ज्यादा जरूरी होता है, जबकि सांख्यिकी पद्धति केवल आंकड़ों के आधार पर यह अपना निष्कर्ष निकालती है। इसके बाद है परिस्थिति की पद्धति। परिस्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। सबके सब परिस्थिति से लड़ नहीं सकते, आखिरकार उनको परिस्थिति के समक्ष झुकना पड़ता है। व्यक्ति और प्रकृति के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है, और जो विजयी होता है वह युगतम की विजय इसी को कहते हैं।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मनुष्य जिस वातावरण में जीवन यापन करता है, जैसे परिस्थितियां उसको मिलती हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन करके प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो परिस्थिति के आधार पर किसी घटना का अध्ययन करना, यह परिस्थिति की पद्धति है। यह हो गया व्यवहारवादी पद्धति। अब तीसरा है व्यवस्था पद्धति। व्यवस्था किसे कहते हैं? व्यवस्था ये वस्तुतः जीव विज्ञान के क्षेत्र से सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में आया है। कैसे? व्यवस्था, मनुष्य जीवन या मनुष्य का शरीर एक व्यवस्था है। कैसे? व्यवस्था में पहली चीज होती है कि इसके अलग अलग अंग होते हैं। दूसरी चीज, इन अंगों के बीच अंतर निर्भरता होती है। और तीसरा, प्रत्येक अंग की एक निश्चित सीमा होती है। देखिए, हमारा शरीर एक व्यवस्था है। शरीर के विभिन्न अंग हैं। इन सभी अंगों के अलग अलग कार्य हैं। इन अंगों की एक निश्चित सीमा होती है। जैसे हम नाक से सूंघ सकते हैं, नाक से देख नहीं सकते। हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आंखों से इसके गंध का पता नहीं लगा सकते, इसके टेस्ट का पता नहीं लगा सकते। मतलब हर अंग की एक निश्चित सीमा होती है और इन अंगों के बीच अंतर निर्भरता होती है। अंतर निर्भरता, प्रत्येक अंग एक दूसरे को प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी के आंख में दर्द आना शुरू हो गया, तो उस दर्द को पूरा शरीर अनुभव करता है। तो ये अंतर निर्भरता है। मान लीजिए किसी का हाथ, एक हाथ अपंग हो गया, तो पूरा शरीर इसको भोगता है। तो व्यवस्था में तीन चीजें होती हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य काम करेगा, वो तमाम चीजें व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। तो संपूर्ण व्यवस्था जो होती है प्रशासन के इर्द गिर्द घूमता, प्रशासन इसके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे व्यवस्था होगी, प्रशासन भी उसी प्रकार से काम करेगा। कहीं पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कहीं पर तानाशाही व्यवस्था है, कहीं पर सैनिक व्यवस्था है, कहीं पर साम्यवादी व्यवस्था है, कहीं पर और किसी प्रकार की व्यवस्था है। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होगी। भारत में जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यह लोगों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार देती है। व्यवस्था, लोग विरोध कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सब हो सकता है। ये भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। चीन में साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण ये सब मना है। तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप। और भारत में प्रशासनिक अधिकारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो उस व्यवस्था का अध्ययन करके प्रशासनिक चीजों का अध्ययन करना, ये व्यवस्था अध्ययन कहलाता है। इस व्यवस्था अध्ययन के संबंध में आगे और भी चर्चा इसी चैप्टर में आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारी यह व्याख्यान सभा समाप्त होती है। आप सबको धन्यवाद।